अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे, जब हम IAS 36 के मुताबिक इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज कर लेते हैं तो उसके बाद डिप्रिसिएशन एक्सपेंस को किस तरह से एडजस्ट करते हैं। जब हम इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज कर लेते हैं, या इम्पेयरमेंट लॉस हो या फिर हम रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कर रहे होते हैं, तो बेसिकली जो एसेट की कैरिंग अमाउंट है, यानी जिस एसेट का हम इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कर रहे होते हैं या उसका रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट हो जाता है, तो फिर उसकी उस एसेट की जो कैरिंग अमाउंट है वो फ्यूचर पीरियड में हम एडजस्ट कर देते हैं। और फ्यूचर पीरियड में हम उसको, जैसे डिप्रिसिएशन निकालने का आम तरीका होता है कि रेजिडुअल वैल्यू हम एसेट की वैल्यू में से माइनस कर देते हैं, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ हम डिवाइड कर देते हैं अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो बिल्कुल इसी तरह हम एसेट की जो कैरिंग अमाउंट है, यानी कि इम्पेयरमेंट लॉस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ रही होती है, फिर उसकी मदद से हम नया डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं फ्यूचर पीरियड में। इसकी हमारे पास एक एग्जांपल है, हम देखते हैं कि उसमें इम्पेयरमेंट लॉस कैसे रिकग्नाइज करेंगे और फिर हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं एक्सेल शीट में। तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने है, हम इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करते जाते हैं और हम देखते हैं कि इसमें क्या डिस्कस हो रहा है। Premier plant owns Premier Limited owns a plant which has carrying amount, यानी आपको कैरिंग अमाउंट दे दी गई है 248 मिलियन एज ऑन April 1 2019 की बात हो रही है। 2019 में आपको कैरिंग अमाउंट दे दी गई है। द एसेट इज बीइंग डिप्रिशिएटेड एट 12.5% पर एनम ऑन अ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी मेथड जो दिया हुआ है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से एसेट को डिप्रिशिएट करते हैं, और जो परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन है वो 12.5 दी हुई है। The plant is used to manufacture a specific product which has been suffering a decline in sales due to obsolescence. Obsolescence की वजह से आप कह लें कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो रही है। Therefore, the plant is being tested for impairment, और फिर उसकी वजह से उसका impairment टेस्ट किया गया। किस दिन की बात है? April 1 2020 की बात है, यानी एक साल बाद जब आपको एसेट की कैरिंग अमाउंट दी हुई है उसके बाद की बात है। PL Limited has estimated that the plant will retire from the use on March 31 March 2023 को, यानी कि 23 को जो है वो आपका प्लांट रिटायर हो जाएगा। द एस्टिमेटेड नेट कैश फ्लो फ्रॉम द यूज ऑफ दैट प्लांट एंड देयर प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, यानी ये इनके कैश फ्लोज दिए हुए हैं, और कैश फ्लोज की जो ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू है, ये आपको दी हुई है। और ऑन April 1 2020, यानी कि जब आप इम्पेयरमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तब की बात हो रही है। PL had an alternative offer from the competitor to purchase the plant for 200 million। अच्छा, अब अगर हम जो अमाउंट का देखें यहाँ पे, तो ये 200 मिलियन क्या है? बेसिकली दिस 200 मिलियन ये आपकी फेयर वैल्यू है, एसेट की फेयर वैल्यू है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्केट में इसको जो इसकी परचेज की आप कह लें ऑफर आई हुई है वो 200 मिलियन, तो इसका मतलब है कि ये इसकी जो एसेट की फेयर वैल्यू है वो 200 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर
जो कैश फ्लोज है एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट एसेट, तो वो जो कैश फ्लोज है उनकी अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें तो ये कहलाती है वैल्यू इन यूज। तो इसकी मदद से हम वैल्यू इन यूज यानी कि जो 214.6 मिलियन है जो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज है, ये आपकी वैल्यू इन यूज कहलाते हैं। और रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है कि आपने कैलकुलेट करना है इम्पेयरमेंट लॉस। और इम्पेयरमेंट लॉस की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। उसमें हमने कहा था इम्पेयरमेंट लॉस कब होता है? इफ कैरिंग अमाउंट एक्सीड इट्स रिकवरेबल अमाउंट। तो इसका मतलब है कि हमें दो अमाउंट चाहिए है। कौन कौन सी अमाउंट चाहिए है इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करने के लिए? एक हमें कैरिंग अमाउंट चाहिए है और एक हमें इम्पेयरमेंट लॉस के लिए दूसरी अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट चाहिए है। तो सबसे पहले हम कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। जो कैरिंग अमाउंट है, आपके पास जो एसेट है, एसेट की वैल्यू आप यहाँ पे देखिए, ये 248 मिलियन है। और ये कब की बात है? 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 यानी लास्ट ईयर की बात है। इसको हम लास्ट ईयर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस साल हम इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं वो कौन सा साल है? वो है 1 अप्रैल 2020। तो 1 अप्रैल 2020 की अमाउंट या उस दिन की कैरिंग अमाउंट लाने के लिए हमें इसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो वो किस तरह से माइनस करेंगे कि हमारे पास जो अमाउंट है वो कितनी अमाउंट पहले से मौजूद है? 248 मिलियन मौजूद है। और इसमें से हम माइनस कर देंगे 12.5% पर एनम डिप्रिसिएशन। तो अगर हम यानी कि 248 का हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? कितने परसेंट डिप्रिसिएशन? 12.5, 12.5% डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो अगर आप इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। और कैरिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी? 217 मिलियन। ये 217 मिलियन कैसे निकली? क्योंकि हम इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं 1 अप्रैल 2020 को, और जो हमें कैरिंग अमाउंट दी हुई है वो 1 अप्रैल 2019 को दी हुई है। यानी एक साल का जो पूरा डिप्रिसिएशन है वो इस कैरिंग अमाउंट में शामिल नहीं है। जिस डेट को हम इम्पेयरमेंट लॉस निकाल रहे हैं तो हमने डिप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस से निकाला है। और डिप्रिसिएशन निकालने के बाद हमारी कैरिंग अमाउंट आ रही है 217। अच्छा, दूसरी चीज जो हमें इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करने के लिए चाहिए होती है वो चाहिए होती है हमें रिकवरेबल अमाउंट। तो हम लिख लेते हैं रिकवरेबल अमाउंट। और रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ टू थिंग्स होती है। हम देखते हैं कि फेयर वैल्यू को कंपेयर करते हैं वैल्यू इन यूज से, और उन दोनों में से जो हायर होती है वो रिकवरेबल अमाउंट होती है। तो हम लिख लेते हैं हायर ऑफ। दो चीजों को आप कंपेयर कर रहे हैं। आप देखें यहाँ पे आपके पास वैल्यू इन यूज भी गिवन है और फेयर वैल्यू भी गिवन है। ये जो 200 का हमने जिक्र किया था ये फेयर वैल्यू है। और जो 214 है ये आपकी वैल्यू इन यूज है। तो इन दोनों को हम ले लेंगे और इन दोनों में से हायर ले लेंगे। तो हायर ऑफ 200, और 200 को हम कंपेयर करेंगे 214.6 से। तो अब इन दोनों में से हायर कौन सी है, ज्यादा अमाउंट कौन सी है? तो यकीनन जो वैल्यू इन यूज है वो हायर है। तो हमारे पास जो रिकवरेबल अमाउंट आ जाएगी, रिकवरेबल अमाउंट हमारी कितनी आ रही है? वो आ रही है 214.6। तो अब हम आप इम्पेयरमेंट लॉस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इम्पेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? इम्पेयरमेंट लॉस का फॉर्मूला है इफ कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स फ्रॉम रिकवरेबल अमाउंट।
तो इसका मतलब है कि जो हमारी कैरिंग अमाउंट है वो ज्यादा हो अगर रिकवरेबल अमाउंट से तो ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि देखिए रिकवरेबल अमाउंट 214 है और कैरिंग अमाउंट 217 है, तो 217 इज हायर। तो इसका मतलब है कितनी हायर है, हम ये 214 0.6 माइनस कर लेंगे तो 2.4 मिलियन आ रही है। यानी ₹2.4 मिलियन जो है ये आपकी अमाउंट है, दिस अमाउंट इज योर इम्पेयरमेंट लॉस। तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो हमने इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट किया, और इम्पेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट किया कि जब हमारे पास हमने देखा हम डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद हमने उसको प्रीवियस ईयर की कैरिंग अमाउंट से माइनस किया तो करंट ईयर की कैरिंग अमाउंट आ गई, और फिर उसको हमने रिकवरेबल अमाउंट से माइनस किया तो हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। बिल्कुल उसी तरह एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, उसमें भी हमने डिप्रिसिएशन एक्सपेंस को एडजस्ट करना है। तो हम ये देखते हैं कि उसमें डिप्रिसिएशन एडजस्टमेंट किस तरह होती है। एक और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, ये एग्जाम्पल यहाँ मौजूद है। ऑन जनवरी 1, अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या डेटा मौजूद है। ऑन January 1 ईयर 1, पहले साल की बात हो रही है, ईयर 1, entity Q purchased for 2,40,000 a machine with an estimated useful life of 20 years and an estimated residual value of 0। आपने जब एक ईयर 1 पे मशीन परचेज की थी तो उसकी अमाउंट कितनी थी, कितनी कॉस्ट पे आप कह लें 240 पे परचेज की थी, और उसकी जो यूजफुल लाइफ थी वो 10 ईयर्स थी, रेजिडुअल वैल्यू इसमें 0 दी हुई है। डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अगर हम यहाँ पे ही उसके इसका डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना चाहें, एक्सपेंस पर ईयर, तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हमारे पास कॉस्ट है जो कि 240 है, माइनस रेजिडुअल वैल्यू जो कि 0 है, और कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, और डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ जो कि कितनी है 20 ईयर्स है। तो हमारे पास पर ईयर डिप्रिसिएशन निकल आएगा, और वो पर ईयर डिप्रिसिएशन कितना होगा हमारे पास 12,000। तो 12,000 हमारा पर ईयर, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, पर ईयर डिप्रिसिएशन है। अच्छा, ऑन January 4 ईयर 4 एन impairment review showed that machine recoverable amount to be 1 lakh and its remaining life to be 10 years। अच्छा, रिमेनिंग लाइफ भी चेंज हो गई है, और फिर यूजफुल इसकी रिकवरेबल अमाउंट दी हुई है। अच्छा, ईयर 1 को आपने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, January 1 ईयर 1, फिर यानी कि ईयर 1 हो गया पूरा, ईयर 2 हो गया, ईयर 3 हो गया, चौथा साल अभी शुरू हुआ है, यानी 1 जनवरी की बात हो रही है। इसका मतलब है कितने साल कंप्लीट हुए हैं, 3 साल कंप्लीट हुए हैं। तो 3 साल में जो हमारा डिप्रिसिएशन निकलेगा, यानी कि 31 दिसंबर ईयर 1, इसी तरह 31 दिसंबर ईयर 2, ईयर 3 की हम बात कर रहे हैं, यानी कि 31 दिसंबर ईयर 2 और 31 दिसंबर ईयर 3, तीनों साल हमारा जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस निकला, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 12,000, 12,000 एंड 12,000 हमने कैलकुलेट किया, और तीनों को जब हमने ऐड किया, सम किया, तो हमारा जो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 3 साल का जो डिप्रिसिएशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 36,000। यानी कि जिस दिन हम इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं उस दिन आपका जो डिप्रिसिएशन है वो 36,000 आ रहा है। तो इस दिन अगर आप एसेट की आप कह लें कैरिंग अमाउंट माइनस करना मालूम करना चाहें, तो एसेट की कैरिंग अमाउंट एसेट की किस दिन, जिस दिन हम इम्पेयरमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है।
तो आप इसको 1 जनवरी ईयर 4 कह लें या 31 दिसंबर ईयर 3 कह लें। ठीक है, 31 दिसंबर ईयर 3 जो है वो एसिड की कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगी। एसिड की जो कॉस्ट है वो 240 है, उसमें से आप माइनस कर दें उसकी जो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है 36,000, तो फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आ रही है 204,000। तो 204,000 वुड बी कैरिंग अमाउंट ऑन 1 जनवरी ईयर 4, क्योंकि लास्ट डे जो December 31 ईयर 3 था, वेरी नेक्स्ट डे ये उसकी कैरिंग अमाउंट या ओपनिंग अमाउंट हो गई ईयर 4 जनवरी 1 की। अच्छा, तो अब हमने जो इसकी रिक्वायरमेंट देखी, वो रिक्वायरमेंट क्या है। पहली रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन ऑन 31 दिसंबर ईयर 3। तो ये देखिए हमने 31 दिसंबर ईयर 3 ये पहली रिक्वायरमेंट हमने कैलकुलेट भी कर ली। अच्छा, सेकंड रिक्वायरमेंट में आपसे ये पूछ रहा है इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करें। तो इम्पेयरमेंट लॉस की डेफिनेशन क्या थी। इम्पेयरमेंट लॉस की डेफिनेशन थी कि हम कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करते हैं उसकी रिकवरेबल अमाउंट से। तो रिकवरेबल अमाउंट इसमें दी हुई है, कैरिंग अमाउंट अभी हमने रिक्वायरमेंट 1 में निकाली है और रिकवरेबल अमाउंट इसमें दी हुई है, ये देखें। ऑन January 1 ईयर 4 इम्पेयरमेंट रिव्यू जब आप कर रहे हैं तो रिकवरेबल अमाउंट टू बी 1 लाख। सो कैरिंग अमाउंट और हमारी हम इसमें से माइनस कर देंगे रिकवरेबल अमाउंट। तो रिकवरेबल अमाउंट हमें कितनी दी हुई है, 1 लाख दी हुई है। तो इम्पेयरमेंट लॉस की डेफिनेशन क्या है, इफ कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स इस रिकवरेबल अमाउंट तो वो इम्पेयरमेंट लॉस हो जाता है। तो आप चेक करें, कैरिंग अमाउंट 204 है यानी ज्यादा है और रिकवरेबल अमाउंट क्या है, कम है। तो इसका मतलब है कि इम्पेयरमेंट लॉस अकर हो गया है। और इम्पेयरमेंट लॉस कैसे अकर हो गया है कि हम माइनस कर देंगे कैरिंग अमाउंट में से रिकवरेबल अमाउंट। तो जो ये 104 है, 104 इज योर इम्पेयरमेंट लॉस। तो ये हमने इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट किया रिक्वायरमेंट नंबर 2 में। और जब आपने इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कर लिया है उसके बाद आप डिप्रिसिएशन चार्ज को एडजस्ट करते हैं। यानी कि अभी हमने स्लाइड में ये थ्योरी पढ़ी थी, स्लाइड में अकॉर्डिंग टू IS 37 हमने ये रूल पढ़ा था कि डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो क्या करते हैं हम एडजस्ट करते हैं उसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की रिवाइज कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। कब कैलकुलेट करते हैं, जब हम इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज कर लेते हैं इसके बाद। तो अब इसका मतलब है कि हमने नया डिप्री, अब ये नहीं है कि हर साल 36,000 ही रहेगा, क्योंकि उसकी रिकवरेबल अमाउंट तो चेंज हो गई है। तो जो डिप्रिसिएशन निकलेगा वो किस पे निकलेगा, अब उसकी रिकवरेबल अमाउंट जो है वो उसकी कैरिंग अमाउंट हो जाएगी। यानी कि ये जो अब हम बात कर रहे हैं नए साल की 31 दिसंबर ईयर 4 की हम बात कर रहे हैं। तो जो एसेट की लास्ट ईयर रिकवरेबल अमाउंट थी वही करंट ईयर की कैरिंग अमाउंट हो जाएगी। तो अब देखिए यानी कि ये जो हमारी रिकवरेबल अमाउंट थी दिस 1 लाख, ये हमारी कैरिंग अमाउंट हो जाएगी। तो अब मैं अगर यहाँ पे आपको कहूँ कि कैरिंग अमाउंट हमारी कितनी आ रही है, तो कैरिंग अमाउंट हमारी हो जाएगी 1 लाख। ठीक है, तो न्यू कैरिंग अमाउंट इज 1 लाख। या इसको आप सिंपल अगर आप कैलकुलेट दूसरी तरह से करना चाहें, इसकी जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपकी जो कैरिंग अमाउंट थी पुरानी वाली, ठीक है ना, बिफोर इम्पेयरमेंट रिव्यू, ठीक है, इसमें से आप लेस कर देते हैं
इम्पेयरमेंट लॉस, तो आपको कैरिंग अमाउंट आ जाती है आफ्टर इम्पेयरमेंट रिव्यू। इसको हम किस तरह से करेंगे, इसको आप देख रहे दोनों तरीके, जो भी एग्जाम में आपको इजी लगे आप वो तरीका यूज कर सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू डेटा आप जो भी यूज करना चाहें। तो बिफोर इम्पेयरमेंट रिव्यू, ये देखिए ये कैरिंग अमाउंट थी 204, तो हम 204,000 ले लेंगे। इसमें से हम माइनस कर देंगे इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस ये देखें आपने 104 कैलकुलेट किया है, तो कैरिंग अमाउंट क्या आ जाएगी, आप बिफोर कैरिंग अमाउंट में से इम्पेयरमेंट लॉस माइनस अगर करेंगे तो आपके पास ये 1 लाख न्यू, आप कह लें कि आपकी ये कैरिंग अमाउंट आ गई। तो अब एज पर रिक्वायरमेंट नंबर 3, अब हम जब डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो हमारी नई कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है, ये हम कैलकुलेट करने लगे हैं। डिप्रिसिएशन चार्ज या डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, और ये हम कब की बात कर रहे हैं, डेट भी हम लिख लेते हैं, ये हम बात कर रहे हैं December 31st ईयर 4 की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 3 साल का तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हमारे पास मेथड वही है, स्ट्रेट लाइन मेथड, लेकिन अब हम यहाँ पे कैरिंग अमाउंट लेंगे 1 लाख माइनस रेजिडुअल वैल्यू कोई भी नहीं है। यूजफुल लाइफ हमारी अब कितनी हो गई है, जो चेंज हो गई है वो है 10 इयर्स। ये देखिए सवाल में दिया हुआ है, कि सवाल में डिस्कस किया हुआ है आपकी जो यूजफुल लाइफ है वो क्या हो गई है, वो 10 इयर्स हो गई है। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 10 इयर्स, तो हमने रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कौन सी ले ली है, 10 इयर्स ले ली है। सो अब यहाँ पे हमारा डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, वो कैलकुलेट हो जाएगा 10, कैलकुलेट करेंगे 1 लाख माइनस रेजिडुअल वैल्यू और डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। तो 10,000 पर ईयर आपका डिप्रिसिएशन आ गया, और ये डिप्रिसिएशन आपका कैसे आया, ये आपका आया ईयर 4 एंड ऑनवर्ड, ईयर 3 तक। तो ये देखिए ना 12,000 हमने कैलकुलेट किया था। अब आपका जो डिप्रिसिएशन आ रहा है वो आपका चेंज और इंक्रीज आ रहा है। तो ये हमने देखा कि डिप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं। और ख़ास बात जो हमने देखी कि जिस साल इम्पेयरमेंट लॉस हम कैलकुलेट करते हैं उस साल आप फिर जो आपकी रिकवरेबल अमाउंट होती है वही आपकी आप कह लें न्यू कैरिंग अमाउंट हो जाती है। उसमें से हम इम्पेयरमेंट या हमारे पास दूसरा तरीका है कि हम इम्पेयरमेंट अमाउंट बिफोर, जो कैरिंग अमाउंट बिफोर इम्पेयरमेंट रिव्यू है उसमें से इम्पेयरमेंट लॉस माइनस करते हैं, तो न्यू कैरिंग अमाउंट आ जाती है। और फिर उसके बाद जब हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं उस साल का और उसके बाद आने वाले तमाम सालों का, तो डिप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं न्यू कैरिंग अमाउंट पे। So that's it from this lecture. Take care, class.